और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 और संख्या पद्धति है, जो कि आपके 2020 और 2021 के नए सिलेबस के हिसाब से तो होगा ही, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरी मैथ। उसके फायदे क्या हैं पूरी मैथ पढ़ने के, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके साथ मैं ये बताता चलूंगा कि कौन सा है जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पेपर में आएंगे, और आप बुक में उसके साथ निशान लगाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति, पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आएगा और इसमें जो वास्तविक संख्याएं वाला पोर्शन है वो पूरा आएगा। तो देखते हैं वास्तविक संख्याओं में क्या क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, जो कि उदाहरण सहित, और √2, √3, √5 को अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना है, और शांत और अशांत और आवर्ती दशमलव पदों का निरूपण। इतनी चीजें हमारे सिलेबस में हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। तो ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर होते क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, और इनको कहा जाता है रियल नंबर्स। देखो ये होते क्या हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर जिनको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा संख्या रेखा क्या होता है कि इस तरह से ये संख्या रेखा होती है और बीच में ये जीरो, इधर ये धनात्मक नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, और इधर ऋणात्मक नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4। तो ये एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये जो ऋणात्मक और धनात्मक जीरो को लेके जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो वास्तविक संख्याएं होते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी जान लो कि इनके बीच में जैसे कुछ संख्याएं आएंगी, जैसे फ्रैक्शनल आएगा। जैसे मान लेते हैं ये कह दिया गया कि 2/5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो इसका मतलब ये भी वास्तविक संख्या हुई। या ये आ गया कि कोई भी डेसिमल संख्या 0.5 अगर हमें दिखाना हो तो 0.5 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 0.5 है ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में ये चीज जान लो कि इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि एक आ गई प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। तो भाई गिनने के लिए हम कौन कौन से नंबर प्रयोग करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही जहां तक हमको गिनना होता है हम सारी संख्याएं प्रयोग कर लेते हैं, जहां तक भी आती होगी वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। फिर क्या होता है? फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर इसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जहां तक भी आती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक कंफ्यूजन ये आता है कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक संख्याएं जो हम संख्या गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनको प्राकृतिक क्यों कहा जाता है? एक सीधा सा कि मैंने ये देखा कि जो बच्चे हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी बाहर खड़े होते हैं तो उनको हम देखें कि जैसे कुछ जानवर खड़े हैं या कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो गिनते हैं, उल्टी सीधी काउंटिंग करते हैं, 2, 5, 9, 7, इस तरह काउंटिंग किया करते हैं। लेकिन उनको मैं कभी 0 बोलते हुए नहीं देखा, मैंने उनको कभी 0 बोलते हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें उनको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, यानी हमें नेचर से मिलती हैं, इसलिए इसको क्या कैसे कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। दूसरी चीज ये होती है कि एक बार मैंने देखा था कि मेरे घर पे काम लगा था, तो जो लेबर थे, मजदूर लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया कितना पढ़े हो, तो वो लोग बोले कि हम कभी स्कूल नहीं है। लेकिन जब शाम को उनको दिहाड़ी उनकी मजदूरी दी जाती थी तो वो रुपए बहुत कायदे से गिनते थे, तुरंत 1, 2, 3, 4, 5 गिनना शुरू कर देते थे। तो मैंने देखा भाई ये लोग कभी पढ़े नहीं है, तो ये कैसे रुपए काउंट कर ले रहे हैं, कैसे रुपए गिन ले रहे हैं। तो मुझे ये भी पता, वहां से भी मुझे कुछ ये डाउट हुआ
कि ये जरूर ही नेचुरल नंबर है, और जब बच्चों को देख लिया तो वहां पर मुझे ये पूरा क्लियर हो गया कि हमें नेचर से मिलता है, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जीरो का यूज क्या होता है कि जीरो हमें तब पता लगता है जब हम स्कूल में आते हैं। स्कूल्स में जब हमें टीचर इसकी वैल्यूज बताते हैं तब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई जीरो का भी कोई यूज होता है। क्लियर है ना। उसके बाद आ जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, और कंडीशन होती है क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे 1, 2, 3 या 22/7 इस तरह कोई संख्या आ गई तो ये क्या है? फ्रैक्शन में लिखा ना, बटे में लिखा है, जिसके अंश और हर हैं, तो इस तरह की संख्याओं को कहते हैं क्या? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर हम सबके नीचे 1 लिख दें हर में, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी? हमने क्या कहा कि जो क्यू है यानी जो नीचे वाला हिस्सा वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय। यानी अगर एक के नीचे 1 लिखा है तो वो परिमेय संख्या है, 2/1 लिखा तो परिमेय संख्या, 3/1 है तो परिमेय संख्या। तो समझ गए होंगे। फिर आते हैं अगले पोर्शन पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सेम इसी का उल्टा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या? कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख सकें, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, या फिर √7 हो गया, जो भी √3 हो गया, ये कहें √3 हो गया, या फिर हम ये कहें पाई हो गया। तो भाई पाई का मान देखो, पाई का मान क्या होता है? एक तो होता है 22/7 यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे समथिंग आती चली जाती है। ऐसे ही √3 का मान होता है। √3 का मान क्या होता है? 1.732 और ये चलता चला जाता है। तो हम क्या है कि ये डेसिमल में है, और ये क्या है कि ये इंड नहीं है इनका, तो इसलिए कि इसके आगे भी कुछ नंबर्स आते जाएंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब ये समझ में आ गया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कि जितनी भी संख्याएं हमें जानकारी में जो भी हमको आती होंगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। फिर आते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका। ये क्या होता है? क्या लिख लेते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बहुत ध्यान से देखिएगा, और पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो एल्गोरिथम ये देख लेते हैं। ये होता क्या है? ये यूक्लिड जो थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था, और इसके होता है कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने के काम आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का काम आता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, एक चीज हम ये पढ़ें, जैसे मान लेते हैं हमको कोई संख्या दी गई, जैसे ये हो गया 20 को ये कहा गया कि भैया इसको 3 से भाग करो, तो हमने 3 से भाग किया, तो ये क्या हो गया? 3 × 18, कितना बच गया? 2 शेषफल बच गया। यहाँ पे देखो, अब ये जो संख्याएं होती है ना, ये जो 20 जिसको हमने भाग दिया है, ये जो 20 होता है ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। और जिससे भाग दिया गया यानी 3 से, तो ये होता है भाजक। तो ये होता है भाजक। उसके बाद फिर जो जितनी बार गया उसको बोलते हैं हम भागफल। और जो बच जाता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ चाहे भले 0 ही शेष बचे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच जाता है, तो इसको बोलते हैं हम शेषफल। ये क्लियर है बात? इसको हम बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे देखो कि ये समझने वाली बात ये है कि एक चीज ये समझो कि क्या हम यहाँ से इन 3 नंबर्स का यूज करके क्या हम इसको ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। देखो 3 को अगर हम 6 से गुणा कर दें, 3 × 6, अब उसके बाद उसमें ये शेषफल जोड़ देते हैं, तो देखो ये 20 आएगा कि नहीं आएगा? 3 × 6 = 18 और 2 20। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से ये एक सूत्र बन जाता है, और वो सूत्र क्या होता है? ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाता है, यही हमारा यूक्लिड परिमेयिका। तो ये हो गया शेषफल। यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो केवल एक ही फार्मूला और इस फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज यूज हो जाएगी। यहाँ पर क्या, अगर हम भाज्य को a मान लें, भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें और शेषफल को r, तो ये फार्मूला हो जाता है a = b × q + r। तो यहाँ से ये आसानी से याद हो जाएगा
ए का मतलब हो जाएगा भाज्य, बी का मतलब हो गया भाजक, क्यू का मतलब हो गया कोसेंट यानी भागफल, और आर का मतलब हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम क्वेश्चंस यूज करते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्या है क्वेश्चन? यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या क्वेश्चन? कि यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। तो यहां पे देखो बहुत आसानी से चीजें समझिएगा। क्या कह रहा है? 135 और क्या 135 और 225। तो जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो ए होगा और छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगा? बी होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ये हो गया। ए बराबर कितना? 225 और बी बराबर 135। यहां पर देखो एक चीज याद रखो कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ए होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम बी मानते हैं। ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देख लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने क्या लगाया था? हम लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, जो भी लिखना हो। अब यहां देखो प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या था? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। यहीं से हम लोग ये हम सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह पे हम क्या रखते हैं? 225। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? 225। तो ये हो जाएगा 225 बराबर। अब देखो 225 को 135 से भाग करो, तो 225 को 135 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 135 इक्के 135। तो एक बार जाएगा तो ये हो गया 135। अब यहाँ 5 में से हो गया 0 और 12 में से 3 गया 9। तो कितना हो जाएगा? 135 गुणे 1, क्योंकि बी तो हमारा 135 है ना, तो कोसेंट कितना है? 1 आया और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है? 90। तो ये 90 हो गया। अब देखो दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहां पर क्या हो गया कि यहां पर हमें शेषफल जो है वो 0 नहीं मिला। तो यहां पर हम लिख देंगे कि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लिख दोगे। फिर देखो फिर 135 है, यहां पे देखो 135। अब 135 ये हो जाएगा हमारा, जो 135 हो जाएगा इसको हम ए मान लेंगे, 135 हो जाएगा ये, और इसको जो होगा ये बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 90 से भाग करेंगे। तो यहां से देखो 135 को 90 से भाग करके देखो भैया क्या होता है? 135 को 90 से तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 के 90 यानी एक बार 5 और 13 में से 9 गया 4 यानी 45। तो यानी हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। अब यहाँ देखो 45 से शेषफल बच गया, यानी आर फिर जो है वो 0 नहीं आया, ये फिर लिख देते हैं। फिर देखो अब ये 90 है तो 90 को हम यहाँ लिख देंगे, ये ए हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा हमारा? 45। तो ये हो गया 45। अब 90 को अगर 45 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 45 दूना 90, तो 2 बार हो गया। शेषफल कितना बच गया? 0। यहाँ पे हमारा आर कितना आ गया? 0 आ गया। जहां पे हमारा 0 आएगा, जहां पे भी हमारा 0 आएगा तो उसका उस स्टेप में जो बी होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बी बराबर कितना हो गया? 45। बी कितना हो गया? 45। तो यही हो जाएगा 135 और 225 का एचसीएफ। तो हो जाएगा अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अब देखो 196 और 38,220, और तीसरा देखो यहाँ पर क्या है? ये हमारी छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, यानी ए हो गया, ये बी हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन इसको, और ये देखो तीसरे में 867 और 255, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो ए और छोटी संख्या बी, और उसके बाद हमको यही फार्मूला लगाना है। तो ये लगा के देखिएगा कि क्या क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं होते हैं तो भी बताइएगा। मैं इन लोग आगे का जो इसका पोर्शन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। चलो फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि यहां पर क्या है कि जो विषम पूर्णांक है वो मान लो कि a है। अगर हमारा ये a हो जाए, भाजक जो होगा, मान लेते हैं कि माना a विषम पूर्णांक है, ठीक, a विषम पूर्णांक है और भाजक कितना दिया है। तो भाजक, एक चीज याद रखना कि भाजक जैसे यहां पर हमें ये दिया होगा 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो यहां पर देखो ये जो संख्याएं दी होंगी ना, वो या तो 6 दिया होगा या फिर 3 दिया होगा, कुछ भी ऐसे। अगर 6 दिया है तो भाजक 6 हो जाएगा, अगर 3 दिया है तो वहां पर भाजक 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 6 करके दिया है, तो यानी हम यहाँ पर भाजक क्या लिख लेंगे, भाजक 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा कि हमारा क्या a बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 6 से भाग करेंगे तो जैसे a है हमारा, तो इसको अगर हम 6 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर ये कुछ जाएगा, यानी कुछ तो भागफल होगा और यहाँ पर कुछ शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6q+r, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q+r, ये हो गया। एक चीज याद रखो कि जो r होगा ना, ये r हमेशा इस 6 से छोटा होगा। r जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, r हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी r का जो मान होगा वो 1, 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं कि r बराबर, r जो है वो हमेशा 6 से क्या होगा, लिख देंगे कि r जो होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो r बराबर क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यह r का मान होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें हम सभी r के मान रख देते हैं, r के मान, सभी r के मान रख दो। तो r का मान रखने पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा a = 6 × q + 0, तो ये तो हो जाएगा 6q। फिर a का मान रखो, ये हो जाएगा 6q, r का मान हम क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर a = हो गया 6q, ये हो जाएगा +2। फिर a = 6q + 3, a = 6q + 4, तो a = 6q + 5, यानी r की जगह पे, जहां पर ये r था, r की जगह पे हमने यही 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे हमने ये मान रख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे समझो सारी चीजें। यहाँ पर देखो ये कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती हैं। तो ये 6q है, अगर हम 6q को 2 से भाग करें तो क्या 2×3 6, यानी ये 3 से कट जा रहा है। फिर देखो यहाँ इसमें कोई चीज कॉमन तो है नहीं, यहाँ पर देखो 6q + 2 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 तो इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 2×3 6, ये q + 1 ये होगा, देखो। और यहाँ पर ये 2, तो 2 से 2 कट गए, यानी ये भी 2 से भाज्य है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 इसमें और 2 इसमें, यानी 2 से ये भी भाज्य है। भाई देखो समझो कि क्या है, 6q + 4, और इसको अगर हमें 2 से डिवाइड करना हो, 2 से भाग करना हो, तो इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2×3 6, ये हो गया q, और यहाँ पे ये 2×2 4/2, यानी ये 2 2 कट गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है और ये 2 से विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो कि ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, नहीं, तो आप सभी का जवाब है नहीं, तो नहीं होगा। फिर इसका मतलब क्या है कि ये और ये, यानी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या होंगे, ये विषम पूर्ण होंगे। तो हम यही चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ a के मान लिख देते हैं, सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ a के मान कौन कौन से थे, 6q
6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 क्या है, में दो एक गुणनखंड है या दो से विभाजित हैं, ये लिख देते हैं। दो एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, जबकि अब बाकी जो है वो लिख दो, क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 में दो का कोई गुणनखंड नहीं है, में दो का गुणनखंड नहीं है, दो का गुणनखंड नहीं है। तो अगर दो का, भाई सम क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित हो या दो का गुणनखंड ना हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया होगा। और फिर इसके जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो लगाने की कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा। तो कल की क्लास में फिर आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।